हेलो बच्चों, मैं गंगा पांडे। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। आज के वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो थर्ड चैप्टर है सेकेंड बुक का, नियोजित विकास की राजनीति। और आज के उसमें हमने जो टॉपिक लिया है वो है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो इससे पहले की वीडियो अगर आपने देखनी है तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक में जाकर देख सकते हैं, और यूट्यूब में अगर आपने कोई भी वीडियो सर्च करनी है तो उसके लिए आप गंगा पांडे सर्च कर सकते हैं। चलते हैं आज के वीडियो की तरफ। और हाँ, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा। अब चलते हैं आज के टॉपिक की ओर, जो है निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र। तो आज़ादी के बाद भारत के सामने विकास के जो मॉडल थे उसमें सबसे ज़्यादा इस बात पर चर्चा की गई कि भारत को निजी क्षेत्र पर ज़्यादा पैसा लगाना चाहिए, या निजी क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना चाहिए, या सार्वजनिक क्षेत्र को ज़्यादा महत्व देना चाहिए। जैसा कि मैं पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि आज़ादी के बाद भारत के सामने विकास के दो मॉडल थे। एक मॉडल था पूंजीवादी और दूसरा जो मॉडल था विकास का वो था समाजवादी। अब जो ये पूंजीवादी मॉडल था वो अमेरिका और पश्चिमी देशों का था, और जो समाजवादी मॉडल था वो सोवियत संघ और साम्यवादी देशों का था। अब पूंजीवादी जो मॉडल है उसमें मुख्य बात क्या है कि विकास का काम निजी क्षेत्र के भरोसे होता है, यानी पूंजीवादी मॉडल में निजी क्षेत्र को ज़्यादा महत्व दिया जाता है, और समाजवादी मॉडल में निजी संपत्ति को खत्म कर दिया जाता है और हर तरह के उत्पादन पर राज्य का नियंत्रण होता है। यानी यहाँ व्यापार पर ज़्यादा फोकस किया जाता है, ज़्यादा ध्यान दिया जाता है, और यहाँ सरकार का कंट्रोल ज़्यादा होता है, और यहाँ सरकार का कंट्रोल कम से कम होता है। इसके लिए मैं पहले भी वीडियो बना चुकी हूँ कि पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल क्या है। अगला है कि भारत ने क्या किया, न ये पूंजीवादी मॉडल को अपनाया और न ही समाजवादी मॉडल को अपनाया। भारत ने क्या किया, उसने पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल में से जो भी महत्वपूर्ण बातें थी या जो भी भारत के लिए सही लगी उसको मिले जुले रूप में अपनाया, और इसी मिले जुले रूप को क्या कहते हैं, मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो भारत का जो विकास का मॉडल अपनाया गया उसे क्या कहा गया, मिश्रित अर्थव्यवस्था कहा गया। अब उसके बाद क्या हुआ कि कुछ चीज़ें निजी क्षेत्र के हाथों में दी गई और कुछ चीज़ें राज्य के हाथों में दी गई। अब जो निजी क्षेत्र के हाथों में जो चीज़ें रही वो क्या क्या थी, खेती हो गई, किसानी होगी, व्यापार हो गया, और उद्योग का एक बड़ा भाग किसके हाथों में रहा, निजी क्षेत्र के हाथ में रहा। और राज्य के हाथों में क्या क्या रहा, भारी उद्योग, व्यापार का नियमन यानी व्यापार के लिए नियम बनाना, कृषि के क्षेत्र में कुछ बड़े हस्तक्षेप, ये राज्य के हाथ में रहे। तो इस तरह का जो मिला जुला मॉडल था, मिला जुला जो रूप था, इसकी आलोचना दक्षिणपंथी लोगों ने भी की और वामपंथी लोगों ने भी की। दोनों विचारधाराओं ने इसका क्या किया, विरोध किया, दोनों ने इसकी आलोचना की। अब आलोचकों का क्या कहना था कि योजनाकारों ने यानी सरकारों ने निजी क्षेत्र को पर्याप्त जगह नहीं दी और न ही निजी क्षेत्र के बढ़ावे के लिए कोई उपाय ही किए। इसके अलावा आलोचकों ने क्या कहा कि निवेश के लिए जो लाइसेंस की व्यवस्था थी या जो परमिट की व्यवस्था थी वो क्या थी, निजी पूंजी की राह में रुकावट थी। यानी कोई अगर बिजनेस करना चाहता है, व्यापार करना चाहता है, उसके लिए लाइसेंस अनिवार्य कर दिया गया, और लाइसेंस सीधे तरीके से नहीं बनता, उसके लिए बहुत सारी फॉर्मेलिटी होती है। तो ये लाइसेंस या परमिट को क्या माना गया, निजी पूंजी की राह में या बिजनेस या व्यापार के क्षेत्र में क्या माना गया, रुकावट माना गया। अगला है, ऐसी चीज़ों के आयात पर बाधा लगा दी जो घरेलू बाजार में बनाई जा सकती हूँ। यानी जो चीज़ें भारत में बन रही हों वो चीज़ें विदेशों से
आयात नहीं होंगी, या होंगी तो क्या होंगी, महंगे दामों पर वो बेची जाएंगी। तो इससे क्या हुआ कि जो चीज़ें वहाँ पर बन रही हैं वो चीज़ें अगर बाहर से नहीं आ रही है तो उनके लिए कोई कंपटीशन ही नहीं, मार्केट में कोई प्रतिस्पर्धा ही नहीं है। इसकी वजह से क्या हुआ कि निजी क्षेत्र के पास अपने उत्पादों की गुणवत्ता सुधारने अथवा उन्हें सस्ता करने की कोई हड़बड़ी ही नहीं थी, कोई कंपटीशन क्योंकि उनके पास नहीं था। और सरकार के नियंत्रण में ज़रूरत से ज़्यादा चीज़ें होने से क्या होने लगा, भ्रष्टाचार होने लगा, और कार्य में अकुशलता बढ़ी क्योंकि उसके पास ज़रूरत से ज़्यादा काम है, वो फोकस नहीं कर पा रहा कामों को। और कुछ ऐसे आलोचक भी थे जिनका कहना था कि सरकार ने शिक्षा अथवा चिकित्सा के मद में कुछ खास धनराशि खर्च नहीं की। ये इनका क्या मानना था कि सरकार ने न तो शिक्षा के क्षेत्र में ज़्यादा धनराशि खर्च की और न ही चिकित्सा को सुधारने के लिए कोई धनराशि ज़्यादा खर्च की। सरकार ने केवल उन क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया जहां निजी क्षेत्र जाने के लिए तैयार नहीं था। इनका ये मानना था कि सरकार ने केवल उन्हीं क्षेत्रों में हस्तक्षेप किया या उन्हीं क्षेत्रों को अपने अंडर में लिया जिनको निजी क्षेत्र करने के लिए तैयार नहीं था, या जिनको निजी क्षेत्र को लग रहा था कि उसमें उनको नुकसान होगा। तो ऐसी चीज़ें किसने ले ली, सरकार ने अपने हाथ में ले ली। अगला है, सरकार ने इस तरह से निजी क्षेत्र की मुनाफा करने में क्या कर दी, मदद कर दी, क्योंकि निजी क्षेत्र उन क्षेत्रों में नहीं गया जहां उसको नुकसान हो रहा था। इससे क्या हुआ कि एक नया मध्य वर्ग खड़ा हुआ और क्या बढ़ी, गरीबी भी बढ़ी। अब मुख्य परिणाम क्या हुए, देखिए, आज़ादी के बाद भारत के सामने मुख्य रूप से 3 चुनौतियां थी। ये मैं पहले भी बता चुकी हूँ, जैसे एकता हो गया, लोकतंत्र को स्थापित करने की चुनौती हो गया, और विकास की चुनौती हो गया। और इसमें जो सबसे ज़्यादा कठिन साबित हुई वो यही थी, तीसरी चुनौती, विकास की चुनौती। अब नियोजित विकास की शुरुआती कोशिशों को आंशिक सफलता मिली, यानी बहुत कम सफलता मिली। शुरुआती दौर में क्या हुआ कि इस दिशा में बहुत बड़े कदम नहीं उठाए, विकास भी सबका नहीं हुआ, सारे राज्यों का एक साथ नहीं हुआ, असमान विकास हुआ, कहीं विकास हुआ तो कहीं नहीं हुआ। अब असमान विकास से जिनको फायदा पहुंचा वे राजनीतिक रूप से क्या हो गए, ताकतवर हो उठे। इसकी वजह से क्या होने लगा कि सबकी भलाई को ध्यान में रखकर विकास की योजनाएं नहीं बन पाई, सबकी भलाई को ध्यान में रखकर सभी के लिए कदम नहीं उठाया गया, जो कि हमारे संविधान में कहा गया है लोक कल्याणकारी राज्य, वो चीज़ें नहीं हो पाई। लेकिन फिर भी इन चीज़ों ने, इन योजनाओं ने हमारे देश की क्या रखी थी, बुनियाद रखी थी। भले ही उसमें लाख कमियां हों, लेकिन ये हमारे देश की क्या थी, बुनियाद थी, जहां से भारत ने विकास करना शुरू किया। तो अगर हम नियोजित विकास के शुरुआती दौर का मूल्यांकन करें तो हमें यह बात ज़रूर ध्यान में रखनी होगी कि इसी दौर में भारत के आगामी आर्थिक विकास की बुनियाद पड़ी थी। जैसे विकास की परियोजनाएं इसी दौर में बनी थी, इसी की बुनियाद थी। जैसे सिंचाई हो गया, बिजली उत्पादन हो गया, भाखड़ा नागल बांध हो गया, हीराकुंड बांध इसी समय में, इसी दौर में बनी थी। और सार्वजनिक क्षेत्र के भारी उद्योग हो गए, जैसे इस्पात संयंत्र हो गया, तेल शोधक हो गया, इसके अलावा भी बहुत सारे। और परिवहन और संचार का आधारभूत ढांचा भी यही इसी दौर में शुरू किया गया था। बाद के समय में भले ही कुछ विशाल परियोजनाओं की खूब आलोचना भी हुई थी, लेकिन फिर भी हम सबको ये बात एक्सेप्ट करनी पड़ेगी कि बाद के समय में जो आर्थिक समृद्धि हुई, जो आर्थिक विकास हुआ, इस बुनियाद के बिना ये सब संभव नहीं था। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि आज का जो हमारा टॉपिक था वो था
निजी क्षेत्र बनाम सार्वजनिक क्षेत्र, यानी आज़ादी के बाद भारत को प्राइवेट सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए या पब्लिक सेक्टर पर ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। और विकास के दो मॉडल हमारे सामने थे, हमने क्या किया, न इस मॉडल को अपनाया न इस मॉडल को अपनाया, लेकिन इन दोनों मॉडलों में जो बातें हमें अच्छी लगी उन दोनों मॉडलों में से कुछ न कुछ हमने लिया और अपने देश के मॉडल का नाम हमने रख दिया मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब सरकार ने क्या किया कि कुछ चीज़ें निजी हाथों में दे दी और कुछ चीज़ें राज्य के अपने हाथ में रही, लेकिन आलोचकों ने इसकी आलोचना भी की थी, जैसे दक्षिणपंथी ने भी की थी, वामपंथी ने भी की थी। वामपंथी क्या है, दक्षिणपंथी क्या है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ कि वामपंथी जो विचारधारा है वो गरीबी की पक्षधर है, गरीबों के लिए नीतियाँ बने इसके लिए पक्षधर है। लेकिन दक्षिणपंथी जो विचारधारा है वो कहती है कि खुली प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन वामपंथी कहते हैं कि ऐसी योजनाएं बने जिससे गरीबी का उद्धार हो, गरीबों के लिए कार्य हो। उसके बाद इन जो सरकार की जो मिश्रित अर्थव्यवस्था की नीति को जो भारत ने अपनाया उसकी आलोचना हुई, जैसे उसके लिए जो लाइसेंस बनाना था और घरेलू चीज़ों को ज़्यादा महत्व देना था, और इसके अलावा बहुत सारी कमियां आलोचकों ने गिनाई थी। लेकिन फिर भी इस बात को हमें एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि आज़ादी के बाद भारत के सामने बहुत सारी चुनौतियां थी, इसमें आंशिक सफलता ही हमें मिली, लेकिन ये फिर भी हमारे देश की आर्थिक विकास की बुनियाद थी। इसी दौर में भारत ने विकास की शुरुआत की थी और इसी से बाद के समय में जो आर्थिक समृद्धि हुई, ये आर्थिक समृद्धि इस बुनियाद के बिना संभव नहीं हो पाती। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगली वीडियो में हम फिर मिलेंगे। थैंक यू।